गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट, सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। उसमें सेल मेम्ब्रेन, जैसे कि अपन ने सेल वॉल, सेल स्ट्रक्चर, इनके बारे में पढ़ लिया है। आज हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये एक लिविंग संरचना है और कोशिका द्रव्य को एक तरह से परिबद्ध करती है या घेरे रहती है। ये कोशिका की सीमा बनाते हुए कोशिका के आंतरिक वातावरण को कोशिका के बाह्य वातावरण से अलग करती है। तो इसे प्लाज्मा लेमा भी कहा गया है। और ये नाम प्लाज्मा लेमा जो नाम है वो J.O. प्लोव ने दिया। सेल मेम्ब्रेन नाम इसे सी नागेली और सी क्रेमर ने दिया है। तो अगर अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डेफिनेशन देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक डायनेमिक मेम्ब्रेन है जो चयनात्मक पारगम्यता, सिग्नल प्राप्ति, कोशिकीय पहचान, कोशिकीय आसंजन एवं संचार जैसी क्रियाओं में सहायक है। तो इसके अगर अपन जनरल फीचर्स की बात करें तो एक डायनेमिक झिल्ली है, इसमें चयनात्मक पारगम्यता पाई जाती है, सिग्नल को प्राप्त करती है, ये कोशिकीय पहचान बनाती है, कोशिकीय आसंजन होता है इससे, और संचार जैसी क्रियाओं में ये सहायक है। जो पारगम्यता के आधार पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको कई तरह से डिवाइड किया है, जैसे पारगम्य, परमिएबल, जो आयन एवं अणुओं हेतु पूर्ण पारगम्य हो उसको पारगम्य कहा जाता है। एक होता है नॉन परमिएबल, इसमें जो आयन एवं अणुओं हेतु तो ये अपारगम्य रहेगी, अर्थात इसमें किसी प्रकार का विनिमय नहीं हो सकेगा, वो नॉन परमिएबल है। एक होता है सेमी परमिएबल। तो इस प्रकार की जो झिल्ली होती है उसमें कुछ निश्चित आमाप के अणुओं और आयनों को ही आने जाने देती है, वो सेमी परमिएबल। एक होता है सेलेक्टिव परमिएबल, इसमें झिल्ली में कोशिका की आवश्यकता अनुसार आयन व अणुओं का परिवहन होगा। तो अपनी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है। अगर इसकी मोटाई की बात करें तो जो इसकी जो मोटाई होती है वो 75 एंगस्ट्रॉन के बराबर होती है, लेकिन भिन्न भिन्न कोशिकाओं में ये मोटाई अलग अलग होती है। तो अगर इसकी रेंज देखें तो 60 एंगस्ट्रॉन से 100 एंगस्ट्रॉन तक इसकी रेंज होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ रंध्र भी पाए जाते हैं, जैसे ये 0.35 mm व्यास के होते हैं ये रंध्र, और इनमें ही जो रंध्र हैं जैसे उनके नाम हैं संरचनात्मक रंध्र है, गत्यात्मक रंध्र है, समाकलीन रंध्र है, प्रोटीन चैनल है, आइनोफोर है। तो आइनोफोर क्या है ये मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये जो छोटी पॉलीपेप्टाइड होते हैं और इनका एक सिरा जल विरागी और दूसरा सिरा जलरागी होता है, मतलब एक हाइड्रोफिलिक होता है और एक हाइड्रोफोबिक होता है। बाहरी जल विरागी जो सिरा है वो झिल्ली में विलय होता है, जबकि भीतरी जो हाइड्रोफिलिक सिरा है वो आयन व जल में घुलनशील अणुओं को वहन करता है। उसके बाद में ग्लाइकोकेलिक्स। ग्लाइकोकेलिक्स क्या है? ये कोशिका कला के बाहर ग्लाइकोप्रोटीन व पॉलीसेकेराइड से बना स्तर पाया जाता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन के बाहर पाया जाता है ये। जैसे ये सेल है, प्लांट की बात करें तो बाहर की तरफ सेल वॉल होगी। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में ग्लाइकोकेलिक्स पाया जाएगा। जो देखो ये तो हो गया सेल मेम्ब्रेन और ये बाहर हो गया सेल वॉल, तो इसके बीच में ये वाला जो स्तर है ये ग्लाइकोकेलिक्स पाया जाएगा, बीच वाला स्तर ग्लाइकोकेलिक्स होगा, बीच वाला। ग्लाइको जो कैलिक्स है वो ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसेकेराइड का बना होता है। ये एक तरह से म्यूसिन, काइटिन और जो क्यूटिकल होते हैं इसी प्रकृति के पदार्थ हैं। उसके बाद में प्लाज्मा झिल्ली है, उसमें उसका कुछ केमिकल स्ट्रक्चर होती है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है मुख्य रूप से, ठीक है ना। तो इसमें जो लिपिड है वो लगभग
28 से लेके 80% तक होता है, और जो प्रोटीन है वो 18 से 70% होता है। इसमें ओलिगोसेकेराइड 1 से 5% होते हैं, और जो जल है वो कुल भार का 20% होता है। तो ये इसकी एक केमिकल स्ट्रक्चर है। पर मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, और इनकी मात्रा है वो अलग अलग, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उनमें अलग अलग होती है। जैसे अपन एक एक करके इनमें अध्ययन करेंगे। जैसे लिपिड, सबसे पहले अपन लिपिड के बारे में अध्ययन करेंगे। ये लिपिड लिपिड जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जैसे अभी बताया था, 28 से लेकर 80% मात्रा होगी इसकी। यह फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रोल और ग्लाइकोलिपिड के रूप में होगा। ठीक है। इसमें जो आंतरिक कला में मुख्यतः फॉस्फोलिपिड पाया जाता है, और जो कोलेस्ट्रोल यूकैरियोट में ही पाया जाता है। प्रोकैरियोट में कोलेस्ट्रोल नहीं होता है। अलग अलग सेल्स जैसे आरबीसी है, यकृत कोशिका है, उनमें या फिर माइलिन युक्त जो कोशिकाएं हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये अलग अलग मात्रा में हर चीज़, अलग अलग तरह की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अलग अलग इनकी मात्रा पाई जाएगी। लिपिड अणु है वो 2 स्तरों में व्यवस्थित रहता है। फॉस्फोलिपिड, जो कुछ लिपिड का प्रमुख भाग बनाते हैं, वो उभय संवेदी प्रकृति के होते हैं। ठीक है। और इसके 2 भाग होते हैं लिपिड के, फॉस्फोलिपिड के, एक तो शीर्ष भाग और दूसरा है इसका टेल भाग। तो एक होता है इसमें हेड और एक होता है टेल। ये देखो, ये लिपिड के 2 स्तर हैं। ये लिपिड के 2 स्तर हैं। एक स्तर तो ये नीचे वाला है, एक ऊपर वाला। तो इसके 2 भाग होते हैं, हेड एंड टेल। इसका जो हेड भाग है वो गोलाकार और जलरागी होता है, हाइड्रोफिलिक और ध्रुवीय सिरा होता है, और जो एक तरह से कोलाइन फॉस्फेट से बना होता है। जो टेल भाग होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है और अध्रुवीय प्रकृति का होता है, नॉन पोलर, और जो वसीय अम्लों के 2 अणुओं से बना होता है। ग्लिसरॉल का जो शीर्ष भाग है उसमें फॉस्फेट जुड़ा रहता है। अब देखो, ये पोलर एंड है। ठीक है। ये नॉन पोलर एंड है। ये बाहर जो होगा वो इसका पोलर एंड होगा, जो डार्क दिखाया गया है, और ये बीच वाला है ये नॉन पोलर एंड है, ये वाला बीच में। तो ये 2 स्तर के रूप में लिपिड पाया जाता है। उसके साथ में ही फॉस्फोलिपिड का एक लेसिथिन अणु भी दिखाया गया है, ये वाला लेसिथिन अणु। लेसिथिन जो अणु है, इस लेसिथिन अणु में फॉस्फोलिपिड लेसिथिन की जो अगर संरचना देखें तो इसमें R1 और R2 2 जल विरागी हाइड्रोफोबिक श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। ये देखो, ये R1 वाली है, ये R2, ये दोनों ही श्रृंखलाएं वो हाइड्रोफोबिक होगी। और इसके साथ में एक फॉस्फोरस युक्त समूह लगा रहता है, ये वाला, ये होता है हाइड्रोफिलिक। तो ये हाइड्रोफिलिक है। ये फॉस्फोलिपिड लेसिथिन अणु की स्ट्रक्चर है। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड का द्विस्तर है उसमें फॉस्फोलिपिड का वितरण में एसिमेट्री पाई जाती है। जैसे कि देखें तो जो बाह्य स्तर में मुख्यतः इसमें लेसिथिन, स्फिंगोमाइलिन, और जो भीतरी स्तर होगा उसमें फास्फोटाइडिल इथेनॉल एमीन और फास्फोटाइडिल सेरीन ये पाए जाएंगे। इस तरह से उसमें जो फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं इसके लिपिड बाइलेयर में, उसमें एसिमेट्री पाई जाती है। उसके बाद में है कि इस लिपिड के कार्य क्या हैं। तो लिपिड के जो कार्य होंगे वो ये एक तरह से अंश पारगम्यता अवरोधक होता है, संरचनात्मक ढांचा बनाने का कार्य करता है, और लिपिड जो स्तर है वो आयन और ध्रुवीय अणु हेतु रोधी स्तर का काम भी करता है। उसके बाद में है प्रोटीन्स। तो दूसरा इसमें अपन ने लिपिड को पढ़ लिया। उसके बाद में आया लिपिड पढ़ लिया अपन ने। उसके बाद आता है प्रोटीन। ये प्रोटीन, प्लाज्मा में लिपिड को अपन ने पढ़ लिया। अब आता है प्रोटीन। प्रोटीन की क्या स्ट्रक्चर है,
कैसे व्यवस्थित रहता है और कितना % भाग बनाता है। और इसमें जो मेनली अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखें तो लिपिड और प्रोटीन ही मेन इसके कंपोनेंट हैं। तो प्रोटीन, अब ये देखो एक चीज़ और देखो, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें जो फोस्फोलिपिड है उसमें कोलेस्ट्रोल और जो उसका जो बाइलेयर है उसको और दिखाया गया है। कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन अणुओं की स्ट्रक्चर दिखाई गई कि वो कैसे उसके साथ लगे रहते हैं। लिपिड में देखो जैसे ये दिखाया गया है, ये देखो ये एक अणु दिखाया गया फोस्फोलिपिड का, और इसमें ये वाले क्या हैं, लेसिथिन है, ये लिपिड चेन है, ये वाली लिपिड चेन है, ठीक है ना। और उसके ये बीच के अंदर दिखाया गया है इसमें कोलेस्ट्रॉल, ये ब्लैक ब्लैक वाला है, ये इसमें कोलेस्ट्रॉल है। और ये इधर लगा है, ये इसका लेसिथिन अणु लगा है। और लिपिड चेन, और दो लिपिड चेन है इसमें, एक तो ये नीचे की तरफ लिपिड चेन है और एक ये वाली लिपिड चेन है, दो लिपिड चेन है, ठीक है ना। तो ये इनकी व्यवस्था, ये तो एक अणु की है। अगर अपन बाइलेयर में देखें तो अपन को पता है कि लिपिड है वो बाइलेयर में पाया जाता है। तो ये इसकी बाइलेयर, एक लेयर तो ये इतनी है और ये दूसरी लेयर इतनी है। तो जो बाइलेयर में इनकी व्यवस्था होगी कोलेस्ट्रॉल की और लेसिथिन की, तो ये वाला जो वाइट वाइट दिखाया गया ये कोलेस्ट्रॉल है, और ये जो ब्लैक वाला दिखाया गया लंबा ये है लेसिथिन। अब देखो ये जो बाइलेयर स्ट्रक्चर है इसमें ये लिपिड हैं, ऊपर दो स्तर लिपिड के हैं, उन दो स्तर लिपिड के बीच में ये कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है ना, ये वाइट वाला कोलेस्ट्रॉल है, और उनके पास में ये लेसिथिन है। तो ये इस रूप में, और ये ऊपर प्रोटीन लगे हैं, ठीक है ना, ये दोनों तरफ प्रोटीन लगे हैं। तो ये एक तरह से इसकी स्ट्रक्चर है कि बीच में लिपिड होता है, दोनों तरफ प्रोटीन होते हैं, और जो लिपिड में कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन की व्यवस्था है वो किस रूप में होती है। अब है इसका दूसरा स्तर है प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में अगर अपन अध्ययन करें तो जो प्रोटीन है वो इसका प्रमुख घटक है, और अलग अलग जो सेल होती हैं उसमें इसकी मात्रा अलग अलग होती है। जैसे तंत्रिका की एक जोन में देखें तो उसकी जो माइलिन आच्छद होती है उसमें 80% तो लिपिड होता है और 20% प्रोटीन होता है। और अगर यूकैरियोटिक के जो सेल देखें तो उन यूकैरियोटिक जो सेल होंगी ना, जो पारगम्यता अवरोधक का काम करती हैं, उनमें 50% तक प्रोटीन होता है। इसके अलावा कुछ सेल्स जो ऊर्जा स्थानांतरण का कार्य करती हैं तो उनकी जो मेम्ब्रेन होगी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक है, प्रोकैरियोट की वो मतलब मेम्ब्रेन है जो वायवीय श्वसन करती हैं, उनमें 75% तक प्रोटीन होता है। तो ये अलग अलग सेल में अलग अलग इनकी मात्रा होती है। और प्रोटीन है उसी के एंजाइम और एंटीजेंस और जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल होते हैं वो बने रहते हैं। तो इनको दो भागों में बांटते हैं प्रोटीन को, एक तो होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन और एक होते हैं आंतरिक प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन। तो जो पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं ये जो मेम्ब्रेन होती है उसके बाहर उपस्थित होते हैं, ठीक है ना, उसके बाहर की तरफ लगे हुए रहेंगे, और ये कुल प्रोटीन का 20 से 30% भाग बनाएंगे, और ये जल में घुलनशील होंगे। और इसके अलावा प्लाज्मा झिल्ली में लिपिड स्तर के बाहर व भीतर परत बनाते हुए, मतलब बाहर की साइड में और झिल्ली के आंतरिक साइड में होंगे, बाहर की तरफ ही एक एक स्तर बनाएंगे। इसके अलावा जो आंतरिक प्रोटीन है, ये आंतरिक प्रोटीन है ये लिपिड के बीच बीच में धसे हुए पाए जाते हैं। ये देखो ये आंतरिक प्रोटीन होंगे वो लिपिड के बीच बीच में ऐसे धसे हुए पाए जाएंगे, और ये बाहर की तरफ होंगे वो बाह्य प्रोटीन होंगे, ठीक है। और आंतरिक प्रोटीन होंगे वो लिपिड का जो बाइलेयर पाया जाएगा इसके बीच बीच में धसे हुए पाए जाते हैं। अब क्या है, जो आंतरिक प्रोटीन है वो कुल प्रोटीन का लगभग 70% भाग बनाते हैं,
और ये लिपिड स्तरों में पूर्णतः अंशतः धसे रहते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन या एक तरह से देखा जाए तो फास्फोलिपिड जो होता है उससे संलग्न रहते हैं, और इनके ध्रुवीय सिरे हैं वो कला की सतह के बाहर निकले रहते हैं, ठीक है ना, बाहर की तरफ। जैसे मान लो ये कला है, तो ये जो ध्रुवीय सिरे होंगे वो थोड़े बाहर निकले रहते हैं ऐसे, ठीक है ना, बाहर की तरफ निकले रहते हैं। और जो इनके अध्रुवीय नॉन पोलर सिरे हैं वो कला के बीच में रहते हैं, और ये मुख्य रूप से देखा जाए तो जल में अविलेय होते हैं। और अगर इनको झिल्ली से अलग करना हो तो डिटर्जेंट की सहायता से इनको अलग किया जा सकता है। उसके बाद में आते हैं एंजाइम्स, ठीक है। तीसरा है अपना एंजाइम्स। तो एंजाइम्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लगभग 30 प्रकार के एंजाइम खोजे जा चुके हैं। उनमें जैसे न्यूक्लियोटाइडेज है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज है, एल्कलाइन फोस्फेटेज है, एडिनाइल साइक्लेज है, आरएनएज हैं, ठीक है ना। इस तरह से मैग्नीशियम एटीपेज है, इस तरह से ये 30 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। अब है उसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ये यूकैरियोटिक जो सेल होते हैं उसमें 4 से लेके 10% तक शर्कराओं के रूप में पाए जाते हैं। और ये जैसे हेक्सोज है, हेक्सोएमीन है, फ्यूकोज है, सिएलिक एसिड है, इस रूप में पाए जाएंगे। उसके बाद में इसमें जैसे सिएलिक एसिड है वो उसका अवशिष्ट है या कार्बोक्सिलिक व फॉस्फेट समूह के बाह्य स्तर पर ये उपस्थित होते हैं, और इनके ऐसे उपस्थित होने के कारण कोशिका झिल्ली है वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है उसके ऊपर, और इसीलिए क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज कोशिका झिल्ली में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस होते हैं वो अवस्था उपस्थित हो जाती है। तो ये इन सिएलिक अम्ल मतलब कार्बोहाइड्रेट्स के कारण ही इसमें ये चार्ज वाली स्थिति आती है। उसके बाद में इसमें कुछ साल्ट भी पाए जाते हैं। तो ये शायद आप लोगों को इसकी केमिकल स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ये समझ में आई होगी कि मुख्य रूप से तो इसमें लिपिड प्रोटीन होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट और एंजाइम भी पाए जाते हैं। अब ये अलग अलग सेल की जो नेचर होगी उसके आधार पे इनकी मात्रा अलग अलग होगी। थैंक यू।